Assalamu alaikum students, how are you all? I hope that you're all fine. So today we are gonna discuss unit number 1 operations on sets. अब तक हम लोग पढ़ चुके थे डिफरेंस ऑफ सेट्स तक। डिफरेंस ऑफ सेट्स होता क्या है और हम किस तरह से दो सेट्स का डिफरेंस निकाल सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पढ़ने के लिए आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए, दैट इज़ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट होता क्या है? A set containing all the elements under consideration is called a universal set। यानी कि आपके पास फॉर एग्जांपल आप जो कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें आपके पास तीन सेट्स इन्वॉल्व हैं, ए बी एंड सी। अब इन तीनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करके जब आप एक अलग सेट बना देंगे तो वो जो बड़ा वाला सेट होगा ना, वो होता है यूनिवर्सल सेट दैट कंटेन्स ऑल दी एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन। अब कम्प्लीमेंट ऑफ सेट फाइंड आउट करने के लिए हमने कम्प्लीमेंट जो है उसे रिप्रेजेंट करते हैं आप ए और डैश के साथ, कि ए के ऊपर आप छोटा सा डैश लगा देते हैं, तो इससे हम लोग कम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक एग्जांपल को देख के इस बात को समझ लेते हैं कि कम्प्लीमेंट हम फाइंड आउट किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा गया है कि आपने ए का कम्प्लीमेंट निकालना है, ए भी गिवन होगा, यू भी गिवन होगा। कम्प्लीमेंट जो है वो सिर्फ एक एलिमेंट का होता है, एक सेट का होता है, लेकिन डिफरेंस आपको दो सेट्स के लिए दिया जाता है। तो एक सेट का जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालने को कहा जाएगा तो आपने क्या करना है, आपने करना क्या है कि यूनिवर्सल सेट में से आपने माइनस कर देना है ए को। ठीक है, मतलब जो सेट आपसे कहा गया है कि जिस सेट का आपने कम्प्लीमेंट निकाल फाइंड आउट करना है, आपने उस सेट को सिंपली माइनस कर देना है यूनिवर्सल सेट में से। तो यूनिवर्सल सेट की जो वैल्यू है वो आपने लिखी, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू दी गई है, उसके बाद आपने माइनस का साइन डाल के लिखा ए। ठीक है, अब आपने बिल्कुल वैसे ही काम करना है जैसे हम लोग डिफरेंस पे करते आ रहे थे। डिफरेंस में क्या करते थे कि जो एलिमेंट सेट पहले वाले सेट में होता था, अगर वो दूसरे वाले सेट में भी मौजूद होता था तो आप उसको माइनस कर देते थे। यानी कि ए यू और ए के जो कॉमन एलिमेंट्स थे उसको आप माइनस कर दिया करते थे डिफरेंस में से। बाकी जो जितने एलिमेंट्स यू में होते थे जो कि ए में नहीं होते थे, आप उसको फिर लिखा करते थे। फॉर एग्जाम्पल 1 जो है वो यू में है लेकिन 1 ए में नहीं है, तो आपने क्या किया, 1 को यहाँ लिख दिया। 2 जो है वो ए में यू में भी है और वो ए में भी है, मतलब कि इन दोनों में कॉमन है, तो आपने इसको माइनस कर दिया। नेक्स्ट 3 देखेंगे, 3 जो है वो यू में है और ए में नहीं है, तो आपने 3 को भी लिख दिया। उसके बाद 4 जो है, अगर आप यहाँ एलिप्सिस को देखें, 3 और 10 के दरमियान एलिप्सिस डाल दी गई है, यानी कि 3 और 10 के दरमियान जितने भी अकाउंटिंग नंबर्स आते हैं वो सब इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो 3 के बाद 4 आता है, 4 जो है वो यू में भी है और ए में भी है, तो इन दोनों में कॉमन है, तो आपने उसको माइनस कर दिया। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट, इस तरह से हम लोग किया करते थे माइनस को, तो आपने बिल्कुल इस तरह से काम करना है। अच्छा, अब आगे जो है वेन डायग्राम का एक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना ज़रूरी है। इसका कोई क्वेश्चन एज सच नहीं है आपकी बुक में, लेकिन इसके पास कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। वेन डायग्राम जो है एक डायग्राम वाला वे है, मतलब आप कह सकते हैं ग्राफिकल वे है फॉर रिप्रेजेंटिंग सेट्स, कि आप फॉर यूनियन इंटरसेक्शन कुछ भी सेट्स के जो ऑपरेशन अप्लाई होते हैं उनको फाइंड मतलब उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करते हैं, वेन डायग्राम को यूज़ करते हैं। वेन डायग्राम में क्या होता है, एक स्क्वायर बॉक्स होता है और ये स्क्वायर बॉक्स होता है, अभी यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और इसके अंदर एक सर्कल होता है। ठीक है, एक के ज़्यादा भी सर्कल्स हो सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सेट्स। तो अगर हमारे पास कैलकुलेशन में सिर्फ एक सेट गिवन है तो आपने यहाँ पर एक सर्कल बना दिया जो कि सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो जो स्क्वायर है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है और दूसरे वाले सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सर्कल लगाते हैं। अगर एग्जांपल देखें तो यूनिवर्सल सेट में क्या दिया गया है, ऑल एनिमल्स, यानी कि यूनिवर्सल सेट, ये जो सेट है ये तमाम एनिमल्स का सेट है। अब इसमें से हम लोग ए को निकाल लेते हैं। अब ए के अंदर सिर्फ वही वाले मतलब कि एनिमल्स में से सिर्फ लाइंस हैं। एनिमल्स में से इसी सेट में से हम लोगों ने सिर्फ लाइंस को जब निकाल के एक सेट बनाया तो वो हमारे पास ए का सेट बन गया। तो यानी कि जो जितने भी सेट्स हैं वो निकलते यूनिवर्सल सेट में से ही हैं। तो इस तरह से यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो गया होगा। तो जो स्क्वायर है क्योंकि वो यूनिवर्सल सेट है, उसमें हमने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिख दिए विच वाज ऑल एनिमल्स। और जो ए है यानी कि जो सर्कल था वो दूसरा वाला सेट था जो कि यूनिवर्सल सेट से ड्राइव होते हैं, उसमें लाइंस थे, तो आपने उसमें लाइंस को लिख दिया। तो ये एक छोटा सा बस कॉन्सेप्ट था कि वेन डायग्राम होती क्या है और उसको आप किस तरह से फाइंड आउट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कम्यूटेटिव लॉ की तरफ। जो कम्यूटेटिव लॉ होता है, अब कम्यूटेटिव लॉ आप अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि कम्यूटेटिव लॉ जो है होता क्या है। अभी हम कम्यूटेटिव लॉ को देख लेते हैं कि ये क्या होता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल दो सेट्स हैं, एक सेट है ए और एक सेट है बी। जैसे कि आपकी यहाँ पर बुक पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, दो सेट्स दिए गए हैं ए फॉर एग्जांपल और एक सेट है बी। अब हमने इन दो सेट्स को देखना है कि इन दो सेट्स में कम्यूटेटिव लॉ वगैरह होल्ड करता है या नहीं। तो आपके पास दो ऑपरेशंस होते हैं जो ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं सेट्स के ऊपर, वो एक होता है यूनिवर्सल
एक होता है यूनियन और एक होता है इंटरसेक्शन। ये दो ऑपरेशन हैं जो सेट के ऊपर अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जांपल हम यूनियन की बात करते हैं, तो अगर हम ए का यूनियन ले लेते हैं बी के साथ, ठीक है, और हम लोग उनको आगे पीछे करके अब यूनियन लेते हैं ना, अगर बी को पहले नंबर पे लिख लेते हैं और ए को बाद में लिख लेते हैं, तो कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि अगर आप आगे पीछे करके दो सेट्स को कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो इन दोनों का आंसर सेम आता है। तो दिस इज़ कम्यूटेटिव लॉ। यहाँ पर भी ये इस तरह से लिखा हुआ है कम्यूटेटिव लॉ कि ए यूनियन सी आप लोग करें और फिर उनको आगे पीछे करके सी यूनियन ए करें। इस तरह से अगर आप सी का यूनियन लें बी के साथ, फिर उनको आगे पीछे करके आप बी का यूनियन लें सी के साथ, यानी कि आगे पीछे करके आप कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर लें तो आपका जो आंसर है वो सेम रहेगा। दिस इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव, अब चूंकि हमने यहाँ पर यूनियन के लिए अप्लाई किया था तो ये हो जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, यानी कि जो भी आपने ऑपरेशन अप्लाई किया है उसके रिस्पेक्ट से बस आपने रिप्रेजेंट करना है। इस तरह से हम लोग इंटरसेक्शन के लिए भी कम्यूटेटिव लॉ यूज़ कर सकते हैं। इंटरसेक्शन में क्या होगा, आपने सिंपल बस ऑपरेशन चेंज करना है, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा और दूसरी तरफ वो इक्वल आ जाएगा बी इंटरसेक्शन ए के। तो ये दो ऑपरेशन हैं, इन दो ऑपरेशंस के साथ आपके कम्यूटेटिव लॉ भी चेंज हो जाते हैं। अब आगे है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ जो है वो उसमें तीन सेट्स इन्वॉल्व होने हैं, तीन सेट्स ए बी एंड सी। तो जो ए, अब इसमें होता क्या है, तीन सेट्स हैं, दो सेट्स को आप ब्रैकेट में डाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए यूनियन बी को हमने, अभी हम यूनियन की बात कर रहे हैं ना, इंटरसेक्शन की बाद में करेंगे। ए यूनियन बी को आपने पहले ब्रैकेट में डाल दिया, क्योंकि ब्रैकेट वाली चीज़ पहले सॉल्व होती है। उसके बाद आपने यूनियन के बाद तीसरा वाला सेट लिख दिया। अब राइट हैंड साइड में आपने करना क्या है, सिंपल इनकी बस ब्रैकेट की वैल्यू जगह चेंज करनी है, इनकी सेट्स को रीअरेंज नहीं करना, बस आपने ब्रैकेट की जगह चेंज करनी है। यानी कि इसका क्या मतलब होता है कि पहले आपने ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपने उसके आंसर, जो आंसर आया होगा उसका यूनियन लेना है सी के साथ। और यहाँ पर है कि पहले आपने बी यूनियन सी फाइंड आउट करना है और उसके आंसर को आपने फिर यूनियन लेना है ए के साथ। तो इनका तरीक़ेकार डिफरेंट होता है कि पहले आपने एक चीज़ निकाली फिर दूसरी चीज़ निकाली, लेकिन एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि इनका आंसर सेम आएगा। इसे कहते हैं आप लोग एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, बस आपने वो रिप्रेजेंट करना होता है कि आप कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह से हम लोग इंटरसेक्शन की बात भी कर सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में, इसमें क्या होता है कि सिंपल आपने काम वही करना है, बस फ़र्क कहाँ पड़ेगा, यहाँ पर बस आपने ऑपरेशन को चेंज कर देना होता है, बाकी यूनिवर्सल जो एसोसिएटिव लॉ है वो सेम है। तो कम्यूटेटिव लॉ में हमने पढ़ा, कम्यूटेटिव लॉ में दो सेट्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको आगे पीछे करके जब आप ऑपरेट करते हैं तो आंसर सेम आता है। एसोसिएटिव लॉ में तीन सेट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें आपने बस ब्रैकेट की थोड़ी सी जगह चेंज करते हैं, रीअरेंज करते हैं, तो उसको सॉल्व करने से भी आंसर सेम आता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज पे जो पहला वाला क्वेश्चन है। अब ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन हम सॉल्व करने लगे हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स में कहा क्या गया है कि एक सेट है ए, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ए टी और ई, यानी कि ये उस सेट के एलिमेंट्स हैं। आगे लिखा हुआ है एन ऑफ ए। अब जो एन है ना, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सेट्स को, कि इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो एन रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट्स को और इसको हम कार्डिनैलिटी बी बोलते हैं। ठीक है, किसी भी सेट के नंबर को उसकी कार्डिनैलिटी बी कहा जाता है, कार्डिनैलिटी। तो उसने कहा है कि ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं आपने ये बताने। अगर आप देखें तो आपको खुद भी पता लग रहा है कि ए के अंदर तीन एलिमेंट्स हैं, ए टी ई। तो आपने लिखा कि नंबर ऑफ़ ए जो है वो है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए वो 3 है। ये चीज़ हमने लिखी। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ अगर आप आ जाएँ तो बी के, अब यहाँ पर आपको दी गई है सेट बिल्डर नोटेशन टाइप, बस वैसे डिस्क्रिप्टिव नोटेशन है, उन्होंने बीच में साथ ये ब्रैकेट भी डाल दिया। अच्छा, इसमें क्या कहा गया है, लेटर्स इन द वर्ड बनाना, मतलब बनाना, इस बी के अंदर वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि बनाना के अल्फ़ाबेट थे। अब आपसे आगे पूछा गया है कि इस वाले सेट के नंबर, इस सेट का कार्डिनैलिटी क्या होगी। तो अगर हम इस सेट को बनाने की कोशिश करें तो वो किस तरह से बनता है कि वो इस तरह से बनता है कि बी के अंदर अगर बनाना के एलिमेंट्स आने हैं, बनाना में कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं, बी, उसके बाद ए, उसके बाद एन। ठीक है, अब बाकी अगर आप देखें तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब रिपीट हो रहे हैं, बाकी अल्फ़ाबेट सारे रिपीट हो रहे होते हैं। तो हमें पता है, हमने सेट की डेफिनेशन में ये कहा था कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए। तो जो रिपीट एलिमेंट्स हैं उसको आप सेट में नहीं लिखेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग जो सेट की कार्डिनैलिटी है वो 3 बन रही है। तो सेट की कार्डिनैलिटी आपने 3 लिख दी। आगे है एक्स, अभी सेट बिल्डर नोटेशन है, सी किस तरह का सेट है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ काउंटिंग नंबर लेस दैन 10, यानी कि इसके अंदर काउंटिंग नंबर, सारे काउंटिंग नंबर्स आ रहे हैं और वो काउंटिंग नंबर्स के आगे जो कंडीशन है वो है कि वो काउंटिंग नंबर जो लेस दैन 10 है। तो हमें पता है कि अगर हम 1 और 10 के दरमियान में काउंटिंग नंबर्स देखें तो वो कितने बनते हैं, वो 9 बनते हैं ना, 1 2 3 और आगे हम लोग सो ऑन जाते हैं 10 से छोटे 9 तक।
ठीक है। 10 से पीछे तक अगर हम जाएँ तो 9 बन जाता है, तो ये 9 बनते हैं, तो इसका मतलब है सी की जो कार्डिनलिटी है वो 9 है। नेक्स्ट आगे आपको बिल्कुल बनाना जैसा क्वेश्चन दिया गया है कि इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, स्लीव्स, जिसके अल्फ़ाबेट स्लीव्स के अल्फ़ाबेट हैं। अगर आप स्लीव्स को भी देखें तो जो रिपीट हो रहा है उसको आपने फिर निगलेक्ट करना है बीच से। तो हम लोग इसको भी बना कर देख लेते हैं क्या बनता है। स्लीव्स में एस आएगा, एल आएगा, ई आएगा और वी आएगा। बाकी जितने हैं वो सारे रिपीट हो रहे हैं, तो इस तरह से इसकी कार्डिनलिटी 4 बन रही है। तो रिपीट है उनको आपने एक्सक्लूड करके देखना होता है। आगे अगर आप देखें x इज़ एन ऑड नंबर डिविजिबल बाय x इज़ एन ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2। अच्छा, अब ये सेट्स आपको कहा गया है कि इस सेट में किस तरह के एलिमेंट्स हैं, ऑड नंबर, ऐसे ऑड नंबर जो कि 2 से डिवाइड होते हैं। अगर आप देखें तो ये दो मुतजाद बातें हैं, ऑड नंबर भी और डिविजिबल बाय 2 भी, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग ऑड नंबर की डेफिनेशन में ही ये पढ़ते हैं कि ऑड नंबर्स होते ही वो एलिमेंट हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते, जो 2 के टेबल में नहीं आते। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये एक एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा कोई ऑड नंबर नहीं जो 2 से डिवाइड हो, क्योंकि ऑड नंबर की डेफिनेशन ही ये होती है ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो अगर ये एम्प्टी सेट है तो इसकी कार्डिनलिटी क्या है, इसकी कार्डिनलिटी 0 होगी, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। नेक्स्ट अगर आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने ट्रू फॉल्स देखने हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब इसमें ये कहा गया है कि सिंगलटन 0 इज़ अ नल सेट। अब ये जो सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता है ना, इसको आप सिंगलटन पढ़ते हैं, सिंगलटन सेट। सिंगलटन 0 इज़ अ नल सेट, यानी कि वो कह रहा है कि ये नल सेट वो होता है जो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट को नल सेट कहते हैं। वो कह रहा है सिंगलटन 0 नल सेट है, लेकिन अगर आप देखें इसके अंदर एक एलिमेंट आ रहा है। एम्प्टी सेट जो होता है वो तो इस तरह का होता है ना जिसके अंदर कुछ भी ना आ रहा हो, लेकिन इसके अंदर 0 इन्वॉल्व है, तो ये सिंगलटन सेट है, ये नल सेट नहीं है। तो इसको आपने क्रॉस कर देना या आपने इसको फॉल्स लगा देना है, असल में फॉल्स है, आपने एफ ही लिखना है यहाँ पे। आगे है इक्विवेलेंट सेट्स कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जो इक्विवेलेंट सेट्स हैं वो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करते हैं। जो यही डेफिनेशन होती है इक्विवेलेंट सेट्स की कि दो ऐसे सेट्स जिसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स सेम ना हो या ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उनके नंबर सेम, उनकी कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल ये बात ट्रू है, तो आपने इसको ट्रू कर देना है। आगे अगर आप देखें तो आगे आ रही है द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ इन्फिनिटी, यानी कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है उसकी कार्डिनलिटी इन्फिनिटी है, यानी कि वो जो सेट है वो चलता जाता है। अगर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट को देखें तो वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव नंबर से ना, 1 2 3, यानी कि चलते ही जाते हैं, ये कहीं पर भी स्टॉप नहीं करते, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये सेट कहाँ जाके स्टॉप करते हैं, नंबर्स कहीं पर भी स्टॉप नहीं करते। तो जो ये इन्फिनाइट सेट बन गया है, जो इनफाइनाइट सेट्स होते हैं उनकी कार्डिनलिटी भी इनफाइनाइट होती है, तो बिल्कुल ठीक बात है, ये भी ट्रू है। ओके, उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ नल सेट देन ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन मेंबर्स। ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ नल सेट, यानी कि अगर ए और बी का जब हमने इंटरसेक्शन लिया तो आपके पास जो आंसर आया वो था नल सेट। अब इसका मतलब बिल्कुल ये है कि अगर इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स होते हैं जो कॉमन होते हैं दोनों साइड्स में, तो अगर इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन नहीं आता तो ही नल सेट आता है। तो ये बिल्कुल बात ठीक है कि अगर इन दोनों के दो सेट्स के दरमियान में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इन दोनों का जो आंसर है वो नल सेट ही आएगा। तो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन, यानी कि उन्होंने कहा क्या है, कहना वो ये चाह रहे हैं कि दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो आना चाहिए, दो सेट्स का जो डिफरेंस है, कैसा क्या कहा गया है, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, यानी कि a माइनस बी को जब आपने माइनस किया तो इक्वल आना चाहिए a इंटरसेक्शन b के। उसने असल में ये कहा है, वो ये कह रहा है कि ये बात ट्रू है, ऐसा होता है। तो ऐसा हम लोग इसके लिए हम चाहें तो एग्जांपल को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि a के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। a के अंदर ये एलिमेंट्स हैं, b के अंदर हम लोग ले लेते हैं इससे थोड़ा से कम, 1 2 3 ले लेते हैं, 3 एलिमेंट्स। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों का जो है ना वो डिफरेंस निकाल लेते हैं, a माइनस बी निकाल लेते हैं। a माइनस बी जो है वो क्या होता है कि a के वो एलिमेंट्स जो a और b में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उन्हें माइनस कर देना होता है। तो 1 2 3 और 1 2 3 दोनों में कॉमन है तो आपने इनको माइनस कर दिया, और पीछे 4 5 बचते हैं जो कि a के एलिमेंट्स हैं, तो माइनस में ये आ जाएंगे। इंटरसेक्शन में आपने क्या लिखना होता है, आपने इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो कॉमन होते हैं। तो इसमें जो कॉमन थे वो 1 2 3 थे। तो अगर आप देखें तो ये इसका आंसर a माइनस बी का आंसर आया है 4 5, a इंटरसेक्शन b का आंसर है 1 2 3। तो ये तो बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो ये तो अनइक्वल हो गए, तो ये चीज़ है आपके पास फॉल्स, तो ये फॉल्स हो गई। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इसमें आपको कहा गया है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है,
आपने निकालनी है यहाँ पर कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट किस तरह से निकालते हैं? कम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपने वही काम करना है कि यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है। जो दोनों सेट्स, जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है, आपने उनको माइनस कर देना है और पीछे जो एलिमेंट्स यूनियन में होते हैं वो लिख देने हैं। ये चीज़ में इंपॉर्टेंट है कि दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स माइनस करके वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो यूनिवर्सल सेट में है। यहाँ पर भी आपने सेम ऐसे ही करना है, दोनों सेट में से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको माइनस करके जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स बच जाएंगे वो लिख देने हैं आपने कम्प्लीमेंट में। आगे क्वेश्चन है, आगे आपसे कहा गया है, आपको ए दिया गया है और ए कम्प्लीमेंट दिया गया है। आपसे पूछा यह गया है कि आपने यूनिवर्सल सेट को फाइंड आउट करना है। तो यूनिवर्सल सेट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप ए कोई सेट और उसकी कम्प्लीमेंट का यूनियन ले लें तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल आता है। ये एक प्रॉपर्टी है, ये ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपने एज इट इज़ याद रख लें और इसी को अप्लाई करना है। जब आपको एक सेट दिया जाए, उस सेट का कम्प्लीमेंट दिया जाए और आपसे कहा गया जाए कि आपने यूनिवर्सल सेट निकाला, सिंपल आपने उन दोनों सेट्स का यूनियन ले लेना है तो आंसर आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दिया गया है, आपको दिया गया है ए और बी, ठीक है, ए बी दिया गया है और फिर उसके बाद सी, तीन सेट्स आपको दिए गए हैं और आपसे कहा गया, उसने कहा है कि आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करना है अंडर इंटरसेक्शन। तो हम लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अब देखें यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दो सेट्स के लिए यूज़ होती है, लेकिन यहाँ पर तीन सेट है तो हम बारी बारी दो सेट्स करके करेंगे। पहले हम ए और बी की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करेंगे, फिर हम बी और सी की चेक करेंगे और उसके बाद सी और ए की चेक करके हम लोग तीन तरह से, तीन स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम लोग ए और बी की देखते हैं, ए यूनियन बी और बी ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए। पहले आपने इन दोनों को प्रूफ करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके ए इंटरसेक्शन बी आपने निकालना है। तो आपने देखा ए की वैल्यू और ए की वैल्यू लिखी, इंटरसेक्शन के बाद बी की वैल्यू लिखी। इन दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं था तो हमने लिख दिया कि इसका आंसर एक एम्प्टी सेट है। इस तरह से आपने फिर दूसरा राइट हैंड साइड को देखा, बी इंटरसेक्शन ए करना है, आगे पीछे करके हम करने लगे हैं। ज़ाहिर है अगर ए इंटरसेक्शन बी में कुछ कॉमन है तो बी इंटरसेक्शन ए में कैसे कॉमन हो सकता है, इसका आंसर भी आ गया एम्प्टी सेट। तो यहाँ से हमारे पास प्रूफ हो गया है कि ये वाला जो कम्यूटेटिव लॉ है ये होल्ड करता है। इस तरह से जो दूसरा वाला बी इंटरसेक्शन सी और उसके बाद सी इंटरसेक्शन ए, इस तरह से ए इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए, इनको भी आगे पीछे करके आप लोगों ने ये कर लेना है और इसको आपने करना है, ये आपसे होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, उसमें आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहा गया है कि आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को बताना है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन सेट्स यूज़ होते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर यूनियन कहा गया है। क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर साफ लिखा है कि आपने क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर यूनियन। तो क्या प्रॉपर्टी होती है, ए यूनियन बी यूनियन सी, उसके बाद हमने ब्रैकेट सिर्फ चेंज करनी है, ए यूनियन अब बाहर आ जाएगा और बी यूनियन सी ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड जब आप लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले आपने सॉल्व करनी है ब्रैकेट जो कि है ए यूनियन बी। ए यूनियन ए की वैल्यू लिखें, यूनियन बी करें, जो आंसर आता है वो लिखें। उसके बाद वो जो उसका जो आंसर आएगा उसका आपने यूनियन ले लेना है लास्ट पे सी के साथ, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये वाला लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद आपने राइट हैंड साइड में भी क्या काम करना है, राइट हैंड साइड में आपने सिंपल पहले बी यूनियन सी फाइंड आउट कर लेना है, उसका जो आंसर आएगा फिर आपने लास्ट पे इस पूरे को सॉल्व करके तो अपना आंसर लिख देना है। तो आप देखेंगे इन दोनों का आंसर सेम आएगा, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएंगे। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करें। आई होप दैट अंडरस्टैंड द लेक्चर और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।